Namaskar. A very good evening to one and all present here. Today, I am very delighted to say that we are having very well-known psychiatrist Dr. Hansal Vashech with us. Dr. Hansal Vashech is one of the most renowned and respected psychiatrists in Western India. He is a psychiatrist by profession and author by passion. He is a popular column writer in a renowned Gujarati newspaper, Gujarat Samachar. He is a guest writer in many newspapers and magazines. His interactive website, www.malefemale.in, on relationships, sex, and mental health problem is a very popular website across the world. Dr. Saab has penned 15 books and is one of the most widely read Gujarati authors. His books are on male-female relationships and its psychology, mental disorders, stress and its management. He was featured with Ravi Shankar Maharaj Vyasan Nisheth Puraskar for his book on drug addiction. He has made valuable contribution in creating awareness and removing stigma amongst the masses about mental health. His trailblazing work optimally used mass media and attempted to bust myths associated with mental health through live speeches and lectures, workshops, talk shows, newspaper articles, and columns. He has given more than 200 TV interviews, radio talks, magazines, and he has been working on this field since so many years. And we are very proud to have him on our stage with us. To proceed the conversation, we have the founder director of Ahmedabad International Literature Festival, Mr. Uma Shankar Yadav ji, who has been very passionate about the literature, and he tries to go for the different genres to find out what new can be brought on this platform. Over to you, Mr. Yadav. Thank you very much, Shraddha ji. The kind of energy you have shown during the introduction and the wide introduction of Dr. Saab show that we can fight the mental illness, we can fight the negativity in the samaj with this kind of energy, Dr. Saab. Yeah. ये हमें ऐसे ही ऊर्जा लोगों तक पहुंचाना है, लोगों से बातें करनी है, लोगों की बातों को सुनना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, तब हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं. मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत पुराने ज़माने से कहावत है कि जो मानसिक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी. आज हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये उसके उल्टा भी होता है कि जो साउंड माइंड होते हैं वही साउंड बॉडी बनाते हैं. जो जिसका मस्तिष्क अच्छा है, जिसका माइंड अच्छा है, जिसका माइंड स्वस्थ है, वही अच्छा शरीर रख सकता है, जो कि एक वैश्विक समस्या है. करीब हर 5वां इंसान इस समस्या से गुजर रहा है और इस बात को बताने में या तो शर्माता है या स्टिग्मा फील करता है या टैबू फील करता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं समाज हमें दूसरी नज़रों से ना देखने लगे. इन समस्याओं के पीछे क्या कारण है? जबकि हमारे शरीर में जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, थेरेपीज के लिए जाते हैं, मसाजेज के लिए जाते हैं. लेकिन हम जब भी थोड़ा सा लो फील करते हैं, जब हम कभी डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम किसी बात से चिंतित होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, तो हम इसको इवन बताना तक नहीं चाहते हैं, अपने परिवार को भी नहीं बताना चाहते हैं, अपने एकदम निकटतम लोगों तक को भी नहीं बताना चाहते हैं. इन सभी बातों को डॉक्टर साहब से और भी विस्तार में चर्चा करेंगे, इनको जानने की कोशिश करेंगे, इसके निवारण की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारी बातों की चर्चा होगी इस दौरान. आप सभी लोग हमें, जैसा मैंने पहले बताया, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में दे सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात करें. तो डॉक्टर साहब, अगर हम पहली बात आपसे जानने की कोशिश करें तो ये जो अगर एकदम अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सुना भी नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानता है, महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं और सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ये क्या है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है? आपको ऐसा हो समझना चाहिए कि आप मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि वेरी फ्यू पीपल नो द राइट कंसेप्ट ऑफ द माइंड. हम लोग पूरी तरह से मन के जो कंसेप्ट है उसको समझ ही नहीं पाए हैं. तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ हैज अ लोअर एक्सेप्टेंस एज कंपेयर टू द फिजिकल हेल्थ. शरीर के रूप से हम जब बीमार पड़ते हैं तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मन के रूप से जब बीमारी आती है या मन की बीमारी आती है, मानसिक बीमारी आती है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. उसका मेन रीजन ये है कि माइंड इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. जैसे शरीर में हम
लीवर बता सकते हैं, किडनी बता सकते हैं, हार्ट को बता सकते हैं, पर यदि हम किसी को बोले कि अपना माइंड दिखाओ, तो हम माइंड दिखा नहीं सकते हैं। हम दिमाग दिखा सकते हैं लेकिन माइंड नहीं दिखा सकते। तो बेसिकली ये जो माइंड का कंसेप्ट है वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, और उसकी वजह से लोगों को माइंड का कंसेप्ट एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, और साथ में उसकी बीमारियों को भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। पर एक सिंपल रूप में मैं कह सकता हूं कि मानसिक बीमारियां यानी ऐसी बीमारियां जो आपकी सोच के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके मन की स्थिति के साथ, मूड के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके वर्तन के साथ जुड़ी हुई है। तो जो बीमारियां ये सब चीजों में मैं कहता हूं कि टकराव पैदा करती है, या ये सब चीजों में एक तरह का असंतुलन पैदा करती है, वो सब बीमारियां हम मानसिक बीमारी की वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर हम समाज के लोगों को या परिवार के लोगों को या हमारे ग्रुप के लोगों को ये जानने की कोशिश करें कि ये व्यक्ति शायद मानसिक तौर से ग्रसित है या होने वाला है, तो उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये मेरे घर में रहने वाला व्यक्ति या मेरा साथी शायद किसी समस्या से ग्रसित है? अर्ली साइंस। बेसिकली अर्ली साइंस में हम तीन चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। एक व्यक्ति का मूड, जो हमारे मन की एक स्थिति होती है, और सामान्य रूप से मन की स्थिति एक तरह से स्थिर रहती है, उसमें थोड़े चढ़ाव उतार हम जरूर महसूस करते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, विद इन लिमिट इट शुड गो अप एंड डाउन। पर जब लिमिट से बाहर मूड में अप डाउन होने लगे, मूड स्विंग्स आने लगे, मन की स्थितियां बदलने लगे, तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये आदमी को कोई मानसिक रूप से बीमारी या मानसिक रूप से कोई तकलीफ की शुरुआत हो रही है। सिमिलरली इसकी बिहेवियर में एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। हर समाज में एक ऐसा बिहेवियर होता है कि विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, या ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल है। पर जब वो एक्सेप्टेड नॉर्म से विरुद्ध में जब कोई बिहेव करने लगता है, या वर्तन कुछ ऐसा होने लगता है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये आदमी का संतुलन बिगड़ रहा है और इनको कोई तकलीफ शुरू होने की संभावना है। ऐसे सोचने में भी हमारी सोच एक दायरे में रह के हम हमेशा सोचते हैं, पर जब वो सोच इरेलेवेंट बन जाती है, या जो सोच हमको हम ये कह सकते हैं कि हमको विचित्र लगने लग जाती है या और लगने लग जाती है, तब हमको ये सोचना पड़ता है कि ये आदमी के दिमाग में या ये आदमी की दिमागी हालत में कोई बदलाव आ रहा है, और वो एक मानसिक बीमारी के रूप में उभर रहा है। तो इनके जो शुरू के लक्षण है उसमें विचारों में, मूड में या वर्तन में कोई ऐसा बदलाव आना कि जो बदलाव को हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी जो रूटीन है उसमें बदलाव आना, जैसे सोना कम हो जाना या जरूरत से ज्यादा सोने लगना, खाना कम हो जाना या जरूरत से ज्यादा खाने लगना, बिना कारण हंसना, बिना कारण रोना, इमोशनल कंट्रोल नहीं रहना, ये सब शुरुआती लक्षण है। और जब वो आदमी में दिखाई देने लगते हैं, तो वी हैव टू ऑलवेज थिंक दैट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। तो अगर अपने भारतीय कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो हम वैसे तो सारे विश्व का ही ऐसा डेटा है, क्या हम ज़्यादा इग्नोर करते आए हैं पहले से? अब थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है। इवन 10 अक्टूबर को जो इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है, वो भी एक इसमें एक काम करता है स्टिमुलेंट का, कि लोगों को पता चले इसके बारे में कि आखिर ये मेंटल हेल्थ होता क्या है और हमें इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है इसके बारे में, आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जो हम लोग अपने आपस में इतनी सारी बातें नहीं कर पाते कि नहीं आपको किसी को दिखाना चाहिए या बात करना चाहिए या इसमें कुछ काम करने की जरूरत? तो क्या फैक्टर्स, भारतीय परिवेश की अगर हम बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो क्या फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इसको हमें बोलने नहीं देते, बातें नहीं करने देते हैं इसके बारे में? इसके बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप देखिए कि लास्ट डिकेड में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस 100% बढ़ी है। पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज है, मेंटल इलनेसिस होती है, तो अवेयरनेस 100% बढ़ा है, बट सैडली एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ा है।
लोग बातें जरूर करते हैं, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न भी दिखाते हैं, लेकिन जब एक्सेप्ट करना आता है, जब खुद में एक्सेप्टेंस का सवाल आता है या खुद के रिलेटिव में मेंटल हेल्थ के एक्सेप्टेंस का सवाल आता है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उसके लिए काफी कुछ फैक्टर्स मैं समझता हूँ कि उसके पीछे लगते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोग मेंटल इलनेस को एक पर्सनल वीकनेस की तरफ देखते हैं। दे फील दैट दे आर वीक, एंड वो वीक दिखाना अपने आप को नहीं चाहते हैं, या वो वीकनेस उनके ईगो को एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दैट इज व्हाई यू नो दे वुड डिनाई द मेंटल इलनेस, या उसको पोस्टपोन करेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए या किसी और के पास जाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो भी मेंटल, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, क्योंकि आदमी एक बार उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है मेंटली इल का, तो ऐसा कह सकते हैं कि उसका सोशल एग्जिस्टेंस मानो कि खत्म हो गया, कोई उसकी राय नहीं लेगा, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू अवॉइड दोस पीपल। तो सोशली भी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इकोनॉमिकली ये जो लोग होते हैं वो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को, तो वो भी एक जाके प्रश्न बन के खड़ा रह जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीजों की वजह से लोग मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। अवेयरनेस 100% बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये मेंटल इलनेस जो है इसके बेसिक कारण क्या हैं? मतलब क्या ये हेरिडिटरी है, या ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ इनका लेना देना होता है, या वातावरण इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बेसिकली कॉजेज क्या होते हैं मेंटल इलनेस के? कोई रूट कॉजेज अगर हम मतलब जानना चाहें। मैंने पहले ही बताया कि माइंड का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अभी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रह गया है। अभी रिसर्च ये कहते हैं कि एवरी सेल हैज गॉट इट्स ओन इंडिविजुअल माइंड, इट हैज गॉट इट्स ओन इंटेलिजेंस। और जो हम मानते हैं कि माइंड पूरे शरीर में है, पूरे कोशों में अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा बांट के बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बीमारियां भी पूरे पूरे शरीर को असर करेगी, पूरे ऐसा कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस को असर करेगी। तो आपके एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आपको मेंटल इलनेस के कारण में हम उसको कंट्रीब्यूटरी मान सकते हैं। पर सबसे ज्यादा बात करें तो हमारे शरीर में जो रासायनिक असंतुलन होता है, हमारे शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा, और काफी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे हमारे शरीर में रहते हैं और मेनली ब्रेन में रहते हैं। जब उसका कोई असंतुलन होता है तब जाके मेंटल इलनेसेस होती है। तो मेंटल इलनेस का प्रमुख रीजन ये है कि इट इज अ केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन, एंड विच रिजल्ट्स इनटू द डिस्टर्बेंसेस ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, मूड, ये सब डिस्टर्बेंसेस उससे होते हैं, और उसके हिसाब से मेंटल इलनेसेस वर्गीकृत होती रहती है। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन वो हेरिडिटरी है। ये सब बीमारियां जीन्स में चलती है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जेनेटिक। तो जब फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है तो उसकी जेनेटिक कोडिंग उसके फैमिली के दूसरे सभ्यों में भी होती है, और जहां जहां पे वो जीन एक्टिव होते हैं उन लोगों को ये मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है। थर्ड थिंग, एनवायरमेंटल। जैसे मैंने बताया कि माइंड इज बेसिकली नॉट लिमिटेड टू द दिमाग, इट इज बेसिकली योर एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन टू द वर्ल्ड। सो आपके आजू बाजू में, आपके वातावरण में जो चीजें हो रही है उसका भी असर आपके दिमाग के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर पड़ता है। जैसे अभी मान लो कि कोरोना का वातावरण चल रहा है, जब लॉकडाउन चल रहा था तो दैट वाज एन एनवायरमेंटल फिनोमिना, तो उसका असर भी आपके दिमाग पे पड़ता है। तो देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देयर आर इवन सोशल फैक्टर्स ऑल्सो, कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो बिलीफ्स होती है, जो उसके रिचुअल्स होते हैं, वो सब की असर भी आपके माइंड पर, आपके सोचने के तरीकों के ऊपर और आपकी बिहेवियर के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि मेंटल इलनेस से जुड़ी रहती है। पर टू सम अप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केमिकल इन योर ब्रेन, एंड सेकंड इज हेरिडिटरी। ये दोनों प्रमुख चीजें हैं
बाकी सब चीजों का असर प्लस माइनस होता रहता है। जी। तो डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, एक जी यस प्लीज, श्रद्धा जी प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रहा है। पर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, मैं बड़ी उत्सुक हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है। एक ओवर यूज्ड टर्मिनोलॉजी हो गई है कि हर छोटी मोटी समस्या, जरा सा भी दुख की फीलिंग हुई, एक बच्चा जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया वो बोलेगा आज मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, काम वाली बाई नहीं आई तो महिला को लगता है वो डिप्रेस फील कर रही है। तो आई फील दैट डिप्रेशन इज एन ओवर यूज्ड टर्मिनोलॉजी। आपको लगता है कि ये, मतलब हम आपसे समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या है डिप्रेशन? It is 100% over used terminology. See, मानसिक बीमारियां इतनी वर्गीकृत हुई है कि लगभग 700 से ज्यादा वर्गीकृत मानसिक बीमारियां हैं। पर जब भी हम कोई भी मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो एक ही वर्ड पकड़कर चलते हैं, एंड दैट इज डिप्रेशन। एवरीवन वुड टेल यू दैट कि डिप्रेशन है। और हमारे पास भी जो लोग आते हैं, हम जब पूछते हैं, जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, सो दे विल ऑलवेज कम आउट विद द डायग्नोसिस के साथ मुझे डिप्रेशन है। फिर हम उसको वी ट्राई टू क्लैरिफाई कि नहीं भैया, डिप्रेशन तो आप बता रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है? लेट अस फाइंड आउट कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आपकी सोच क्या चल रही है, आपका आपका बिहेवियर कैसा हो रहा है। तो हम उनको पूछते हैं, उनके साथ रहने वालों को पूछते हैं, एंड देन काउंटर चेक करके हम निकालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। तो काफी तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, सोशल फोबिया होता है, काफी काफी रेंज ऑफ इलनेसेस आर देयर कि जो वो लोग डिप्रेशन के माध्यम से बताते हैं। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, हर बीमारी को डिप्रेशन बताने का एक दूसरा रीजन ये भी है कि एक एक्सेप्टेंस मिलता है। जब जब आप डिप्रेशन की बात करते हो तो सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर सकता है कि चलो भैया, डिप्रेशन तो कॉमन चीज है, मैं एक्सेप्ट करता है। जब कोई आदमी आके उसको आपको ये बताएगा कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ही इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई आके ये बताएगा कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो हम देखने लगेंगे, उसको ऑब्जर्व करने लगेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे इसको ये बीमारी है। या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है तो हम बताएंगे कि ये तो यार पूरा पागलपन वाला मामला है। तो ये सब लोग अपनी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं तो सॉफ्टर वर्ड यूज करना चाहते हैं, एंड आई थिंक डिप्रेशन इज द मोस्ट सॉफ्टर वर्ड विच कैन बी यूज। सो दैट इज द सेकेंड रीजन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन कि डिप्रेशन कैन बी ए नॉर्मल मूड एज वेल। आज सपोज के मैं आज मूड में नहीं हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि यार छोड़ो, मुझे आज डिप्रेशन है। बट वो डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन दोनों अलग चीजें हैं। सी, कोई आदमी परसिस्टेंटली 15 दिन या उससे ज्यादा लो मूड में रहता है, डिप्रेस मूड में रहता है, तभी जाके हम क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई आदमी एक शाम उदास हो गया या 2 दिन उदास हो गया तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते, उसको वो डिप्रेस मूड जरूर है। लेकिन क्लिनिकली या एज अ साइकियाट्रिस्ट आई वुड नॉट स्टैम्प हिम एज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन कैन बी ए नॉर्मल मूड एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 फैक्टर की वजह से लोग डिप्रेशन का वर्ड का ओवर यूज करते हैं और छोटी छोटी बीमारियों को डिप्रेशन का नाम देके एक तरह का एक्सेप्टेंस ढूंढते रहते हैं। और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो उनको लगता है कि जब वो हो सकते हैं और उनका एक्सेप्टेंस है समाज में, तो ये भी शायद हाँ, सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये भी एक्सेप्ट करने में थोड़ी मदद करता है। ट्रू। डिप्रेशन को एक तरह का एक्सेप्टेंस ये सेलिब्रिटीज ने भी अभी लेटहुड में दिया है, क्योंकि जब उन लोगों ने दे हैव कम आउट विद देयर ओन डिप्रेसिव थॉट्स एंड देयर ओन डिप्रेसिव इलनेस, नेचुरली लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये एक सामान्य बीमारी है और हर किसी को कोई भी आदमी को हो सकती है, तो उसमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए दे वुड ऑलवेज एक्सेप्ट द सॉफ्टर टर्म डिप्रेशन। तो आपको क्या लगता है, इसी का एक सप्लीमेंट्री बात मैं करना चाहता था कि जैसे डिप्रेशन को अपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े और लोग हैं जो बहुत दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने जब बोला कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो लोग बोलते चलो डिप्रेशन तो सबको हो सकता है, इसका किसी क्लास से, किसी समाज से, किसी वर्ग से, किसी जेंडर से रिलेशन नहीं है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ को और अच्छा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें,
तो क्या इसके बारे में कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं गवर्नमेंट के सूचना विभाग या और द्वारा चलाया जाए कि नहीं भाई एंजाइटी या डिसऑर्डर या ओसीडी या एडीएचडी और एक्सेप्टेड टर्म बना लिए जाएं लोगों को, सिजोफ्रेनिया जो आपने बताया कि ये भी एक केमिकल इम्बैलेंस है और ये भी एक सामाजिक एक्सेप्टेंस का हिस्सा बनने लगे, इससे ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है। हमारे यहाँ अभी ये प्रयत्न चालू भी हुए हैं, काफी लोग कई प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सब अवेयरनेस जुटाने में लगे हुए हैं। परिस्थितियां काफी बदल गई है, आज से 10-15 साल पहले जो परिस्थिति थी ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब लोग समझ पा रहे हैं। एक डिप्रेशन जो है या स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको केमिकल डिसऑर्डर की हैसियत से भी लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। बेसिकली आप देखो तो इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे डायबिटीज में इंसुलिन कम हो जाता है या हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन कम हो जाता है, वैसे डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम हो जाता है, या स्किज़ोफ्रेनिया में आप देखो तो डोपामिन बढ़ जाता है। तो बेसिकली केमिकल्स आर डिफरेंट। तो और केमिकल जब डिफरेंट होता है तो इलनेस का नाम बदल जाता है, पर बेसिकली आप देखो तो ये बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है और लोगों को वो समझ में आ रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर अबाउट इट। पर मैंने जैसे बताया कि एक्सेप्टेंस में इश्यू है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है, पर अभी भी एक्सेप्टेंस में ऐसा है कि जब when you accept mental illness then it is almost synonymous to the mental weakness। हालांकि ऐसा है नहीं, मेंटल इलनेसेस आर नॉट मेंटल वीकनेसेस, पर लोग उसको सिनोनिम समझते हैं और लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार हम मेंटल इलनेस एक्सेप्ट करेंगे तो लोगों में हमारा एक्सेप्टेंस निकल जाएगा। लोग ऐसा समझने लगेंगे कि इसका सुनना नहीं है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, ये इज मेंटली इल। तो एक समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें से बाहर हो जाने का डर हमेशा बना रहता है। तो इसकी वजह से जो लोग मेंटली इल है वो लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, या उसके रिलेटिव भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट दैट पर्सन गोइंग आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। अभी श्रद्धा जी थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि ये जो मेंटल इलनेस है, पर्टिकुलरली सुसाइड के केसेस मेल्स में ज़्यादा हुए थे, अभी हो रहे हैं और हुए हैं। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि हम वीक नहीं हो सकते, मेल्स को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, और हम वीक नहीं दिखा सकते अपने आप को चाहे जो भी हो जाए। ये तो ऐसी बोल रही थी कि मर्द को दर्द नहीं होता काइंड ऑफ थिंग सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। और सबसे ज़्यादा जो साइलेंट सफरर्स हैं मेल हैं, सुसाइड केसेस भी वही ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो मेल्स की समस्याएं हैं, हम क्यों अपने आप को नॉर्मल इंसान की तरह मेल डोमिनेटेड क्यों करना चाहते हैं? अगर इसके बारे में भी कुछ बात होने लगे या लोग समझने लगे कि भाई मेल फीमेल या हम सब बराबर हैं, कोई हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, हमारे अंदर इम्परफेक्शन हो सकता है, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं और लोग हमें इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। तो अगर ये सोच लाना है तो ये क्या एजुकेशन में कहीं गड़बड़ी है या कहीं सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी है? कहाँ से इसके बारे में किया जाए कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर ह्यूमन समझना बंद करो? वो तो बचपन से हम देखते हैं कि हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है वहां से इसकी शुरुआत होती है। जब लड़की रोती है और लड़का रोता है तो दोनों को एक सिमिलर प्रतिभाव नहीं मिलता है। लड़की रोती है तो विच इज एक्सेप्टेबल, पर जब लड़का रोता है तो उसको ये कहा जाता है कि यार लड़कियों की तरह रोना मत, या लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, लड़की हो, या उसको नाम से लोग बुलाने लगते हैं। तो तब से जाके आप शुरू करके मेल अपने जो इमोशंस है वो दबाना सीख जाता है और वो दबाता जाता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम मेल इज कंसिडर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो घर का कैप्टन है, जब कैप्टन ही वीक पड़ेगा तो पूरी टीम वीक पड़ेगी। इसलिए कैप्टन को तो अपना जितना भी प्रॉब्लम हो उसको समेट के भी उसको दिखावा तो यही करना है कि वो स्ट्रांग है। तो उसके चक्कर में भी मैं ये समझता हूँ कि मेल्स अपने आप को वीक दिखाने लायक नहीं समझते या अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज सेकेंड थिंग। दूसरी दो बातें मेल के नेचर के साथ जुड़ी हुई है। वो बात यह है कि जब मेल एक्सेप्ट करता है कि ही इज मेंटली इल, तो मैंने जैसे बताया कि वो सिनोनिम समझता है कि आई एम अ मेंटली वीक, और मेल ईगो कदाई भी ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है
कि आई एम अ वीक. सो बिकॉज ऑफ मेल ईगो दे डोंट एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेल के नेचर में किसी की एडवाइस लेना वो एक मैं समझता हूँ कि एक झिझक वाली बात है. जब फीमेल को प्रॉब्लम होता है तो फीमेल वुड टॉक टू द 10 पीपल एंड टेक एवरीवन्स एडवाइस एंड देन शी विल डिसाइड व्हाट टू डू. वाइल मेल को जब प्रॉब्लम होता है ही विल नॉट गो टू टेक एनीबडीज एडवाइस बिकॉज वो उसके ईगो को एक्सेप्टेबल नहीं है. he would go into the silence and he will try to find out the solution on his own. तो जब फीमेल को समस्याएं होती है तो फीमेल बोलने लगती है, एडवाइस लेने लगती है, और जब मेल को समस्या होती है तो वो साइलेंट हो जाता है और वो अपने में खुद उसका मैं समझता हूँ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है. इसलिए हमारे पेशेंट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स ज्यादा रहती है, मेल्स कम रहते हैं, क्योंकि फीमेल वुड लाइक टू टॉक, दे वुड लाइक टू सीक एडवाइस. तो डॉक्टर साहब फिर एक और बात यही पूछनी थी श्रद्धा जी, उसके बाद आप पूछे. अरे नहीं सर. आपको क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लोग इतने स्ट्रांग हो, मेन वीमेन हम सबकी बात करते हैं, बच्चों की भी बात करते हैं, उनको जीवन में कभी कोई मेंटल वीकनेस या जिनको आप साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं कि ये मेंटल इलनेस है, वो कुछ लोगों में कभी ना हो, ऐसा भी होता है? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि ये तो क्या है कि बेसिकली इट इज अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेंथ. यू नो, कई लोग ऐसे होते हैं कि दे हैव रिटेन देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो उनको कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है, एंड देन दे हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर माइंड. सो ऐसा जरूर हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. अब डॉक्टर साहब, मतलब हम आपकी जो अभी हमारी चर्चा हुई दैट बॉयज शुड नॉट क्राई एंड मर्द को दर्द नहीं होता, तो हमारे अपने इस सेशन से आपके थ्रू ये मैसेज जरूर दे सकते हैं कि प्लीज स्पीक अप. मेन कैन आल्सो स्पीक एंड दे शुड स्पीक. True, everyone should speak. Yeah, everyone should speak. See, एक जगह हमेशा ऐसी बनी रहनी चाहिए कि जहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हो, और अभी जो आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प. एक प्रोफेशनल पर्सन के पास जाके भी आप अपनी चीजें बता सकते हो. जैसे मैंने बताया कि मेंटल इलनेसेस आर नॉट मेंटल वीकनेसेस, वो दोनों बिल्कुल अलग तरीके की बात है. मैं समझता हूँ कि मेंटल वीकनेस यदि मुझे कुछ किसी को कहना है तो दो हु आर मेंटली रिटार्डेड, जिन लोगों का आईक्यू जन्म से कम है, उन जिन लोगों को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, आई थिंक दे आर मेंटली वीक. बाकी कोई लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि देयर इज अ वर्ड लाइक अ मेंटल वीकनेस. ओनली थिंग इज कि दे फील वीक विद इन, दे फील दैट दे डोंट हैव अ मेंटल स्ट्रेंथ. पर मैं नहीं समझता हूँ कि उसको मेंटल इलनेस के साथ किसी भी तरह से जोड़ना चाहिए. बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारी ये बात हुई तो आईक्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि जिनका लो आईक्यू है, कई बार ये देखा जाता है कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई है, वो लोग दे एंड अप गेटिंग इनटू डिप्रेशन मोर देन द अदर पीपल. सो इज दैट ट्रू? आई मीन, इज देयर एनी फैक्ट इन दिस? ट्रू. सी, जो लोग ज्यादा सोच सकते हैं उसको सोचने की बीमारी होगी. सिंपल, मैं हमेशा बताता हूँ कि जिनके पास माइंड है उनको मेंटल इलनेस होगी, जिसके पास माइंड ही नहीं है तो मेंटल इलनेस होने का सवाल ही नहीं होता है. तो जो लोग ज्यादा सोचते रहते हैं तो कई बार उसकी सोच डिरेल हो जाती है, और वो सोच जब डिरेल हो जाती है तो कई तरह के बीमारियां, मानसिक बीमारियां हो सकती है. जैसे हम लोग यही कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. तो काफी कोई हमने इवन विजार्ड्स देखे हैं कि जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और दुनिया में काफी खोज कर चुके हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आप इंटेलिजेंट हो तो आपको मेंटल इलनेस से आप प्रूफ हो जाते हो, ऐसा नहीं है. इवन इंटेलेक्चुअल लोगों को भी मेंटल इलनेस होती है, और जो लोग ज्यादा सोच सकते हैं उनको डिप्रेशन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है. वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब इन लोगों को डिप्रेशन आता है तब ज्यादा सीवियर होता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड अ लॉट, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड अ लॉट दे फील अ लॉट. तो वो ज्यादा महसूस करेंगे, और जब ज्यादा महसूस करेंगे तो डेफिनेटली इसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होगी.
डॉक्टर साहब, अगर हम इसी मेंटल हेल्थ की टेक्निकल चीज़ की बात करें, तो ये जो मेंटल हेल्थ होता है, जिसमें लोग एंजाइटी से, ओसीडी से या किसी तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, तो इनके जो फिजिकल लाइफ स्पैन होता है, इस पे फ़र्क पड़ता है क्या? कि या नॉर्मली ओसीडी में भी रह सकते हैं वो, और उनका जो नॉर्मल अगर नहीं होता ओसीडी, तो सपोज समबडी हैज़ 70 ईयर्स ऑफ लाइफ, 75 या मे बी 90 ईयर्स, तो ओसीडी को लेके भी वो उतने दिन तक जी सकते हैं? हाँ, सी मेंटल इलनेस को एज सच आप देखो ना तो डायरेक्टली लाइफ स्पान से कोई रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन जब मेंटल इलनेस में कुछ बिहेवियर ऐसी होती है कि जो जब मेंटल इलनेस से जुड़ जाती है तो लाइफ स्पान में ऐसा कह सकते हैं कि वो दैट कैन शॉर्टन योर लाइफ स्पैन। सपोज कोई आदमी डिप्रेशन में रहता है और सुसाइड करता है तो डेफिनेटली हिज लाइफ स्पान हैज बीन शॉर्टन बाय द डिप्रेशन, ऐसा कह सकते हैं हम। या कोई आदमी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन की वजह से वो व्यसन में तब्दील हो जाता है या व्यसन करने लगता है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो जिससे वो अपना मूड ऊपर करने की कोशिश करता है। तो जब वो व्यसन शुरू कर देता है तो नेचुरली उनका लाइफ स्पैन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि व्यसनों की वजह से उसके लाइफ स्पैन पर असर पड़ती है। तो उसी हिसाब से जब आपकी लाइफस्टाइल में असर पड़ता है, मेंटल इलनेस की वजह से यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप व्यसनों को पाल रहे हो या फालतू में सोच के एंजाइटी क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर प्रोन टू सर्टेन अदर इलनेसेस। डायबिटीज आपको होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, हार्ट अटैक आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो ये सब कोमॉर्बिड कंडीशंस जब आ जाती है तो डेफिनेटली लाइफ स्पान थोड़ा शॉर्टन हो जाता है। मतलब ये जो माइल्ड टू मीडियम डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि वो लोग शायद थेरेपीज या काउंसलिंग या खुद की वजह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रू। तो अभी अगर हम बात करें कि आपने अभी इसे बताया कि सुइसाइड कर लेते हैं या लोगों को लाइफ स्पैन कम हो जाता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे किस्से आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के किस्से आते हैं कि हम उनसे बात कर रहे थे, कल ठीक ठाक थे, और सडनली सुबह खबर आई कि इज़ नो मोर। तो ये जो चल रहा होता है इंसान के दिमाग में, जो उनका स्ट्रगल होता है खुद के साथ, इसको क्या कभी आप जैसे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, या घर के लोग कोई कभी समझ सकते हैं कि ये कौन से स्ट्रगल से गुजर रहा है इंसान? सी बेसिकली मैं हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है या कोई सस्पिशियस डेथ होता है, तो हमारे यहाँ रूल है कि उसको पोस्टमार्टम में भेजना पड़ता है। तो ऐसा एक रूल बनाना चाहिए कि जो लोग सुइसाइड करते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि सुइसाइड जो होता है वो ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि टीवी देखने के लिए मना किया तो लड़की ने सुइसाइड कर दिया, मोबाइल नहीं दिया तो लड़के ने सुइसाइड कर दिया। मैं ये नहीं मानता हूं कि इतनी छोटी सी बात में किसी कोई अपनी लाइफ ले लेता है या इतनी हिम्मत आ जाती है। आप सोचिए कि हम हमेशा मानते रहते हैं कि सुइसाइड इज अ काइंड ऑफ वीकनेस और एक कायरता का काम है, लेकिन आप यदि शांति से सोचोगे तो सुइसाइड इज अ वेरी करेजियस थिंग। मैं सुइसाइड को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप में हिम्मत हो, तो पर अपने आप को मारने के लिए एक तरह की हिम्मत होती है, और वो हिम्मत जब फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ता है या जब अंदर से आपकी सफरिंग इतनी बढ़ती है कि वो ऑटोमेटिकली आप में वो हिम्मत आती है, एक अपने खुद के प्रति एग्रेशन आता है, और वो एग्रेशन जब जरूरत से ज्यादा लगता है तभी जाके आदमी सुसाइड कर सकता है। तो हर सुसाइड के केस को हमको डीप में देखना चाहिए, उसकी लाइफ को जांच करना चाहिए और एक साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करना चाहिए कि व्हाट आर द थिंकिंग प्रोसेस, व्हाट आर द एक्सटर्नल थिंग्स व्हिच माइट हैव लीड दिस पर्सन टू कमिटिंग सच अ टर्मिनल एक्ट। तो तभी जाके हमको पता चलता है कि जो हम ऊपर से मानते हैं एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सुसाइड के लिए काफी कुछ डीप रूटेड रीजंस रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैं समझ सकता हूँ कि जो कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं होता है, ये पहले से कहीं ना कहीं इसका इमेंसिपेशन लाइक कुछ ना कुछ हो रहा होता है अंदर में, या कुछ परसेंटेज हाँ,
कुछ कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जहाँ पे स्पॉन्टेनियस भी होता हो, 2-4%। यस, वही मैं कहना चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनियस एक्ट जरूर रहता है, इसको हम इम्पल्सिव सुसाइड कहते हैं। इम्पल्सिव सुसाइड जरूर रहता है, लेकिन वो लोगों में भी पर्सनालिटी में दिक्कत तो पहले से रहती है। सी, जो लोग इम्पल्सिव सुसाइड करते हैं उनकी पर्सनालिटी टिपिकल रहती है, उनका स्वभाव टिपिकल रहता है, तभी जाके वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। सी, कोई भी आदमी डिसीजन लेता है तो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी पर्सनालिटी उस तरह की होती है कि बिना सोचे हुए वो डिसीजन ले लेते हैं और फिर डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं, तो उसको गिल्ट होता है। काफी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका गुस्सा बहुत है, वो गुस्सा कर लेंगे, झगड़ लेंगे, और फिर गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तब सोचेंगे कि यार गलत किया, फिर माफी मांगने चले जाएंगे, फिर आपको वो बोलेंगे कि यार भैया गलती हो गई, अब की बार नहीं होगा, और फिर वही गलती दोहराते हैं। तब हमको ऐसा होता है कि व्हाई यू आर रिपीटिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बट ही डजंट हैव अ कंट्रोल। वो इम्पल्सिवली बिहेव करता है, जब काम करता है तब नहीं सोचता है, काम करने के बाद सोचता है। सो देयर आर पीपल हु कमिट इम्पल्सिव काइंड ऑफ अ सुसाइड, कि एकदम से गुस्सा इतना चढ़ गया, घर में झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, एकदम से गुस्सा आ गया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की और शायद सक्सेसफुल हो गया, तो वो सुसाइड कंप्लीट हो गया। तो ये जो लोग होते हैं वो ऐसे इम्पल्सिव है, वो एकदम से बिना सोचे कर लेते, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम तो पहले से ही है, उसके रिलेशनशिप में भी इश्यूज पहले से ही है। तो जब हम जाके उसका पोस्टमार्टम करेंगे या उसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसका नेचर इसके पीछे जवाबदार है, या उसके कंडीशंस, उसके हम कह सकते हैं कि सिचुएशन, काफी कुछ चीजें जुड़ी हुई रहती है। ऑल्दो इट इज अ इम्पल्सिव सुसाइड, बट स्टिल इट इज रिलेटेड टू सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सुनते हैं कि वी नीड टू हैव 2 AM फ्रेंड्स, लाइक वी कैन कॉल एट एनीबडी एट 2 AM इन द नाइट, 2 बजे रात में। तो जैसे कभी ऐसे थॉट्स आते हैं लोगों के अंदर, निगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, या सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, तो 2 AM फ्रेंड्स का क्या महत्व है? एक लाइटर वेन में अगर हम बात करें कि हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं अपने जीवन में जिनको हम कभी भी फ़ोन कर दें, और शायद कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि उनको हमने सुसाइड करने से बचा लिया, एक जीवन हमने बचा लिया क्योंकि हमने फ़ोन पे उनसे बात की। आप 100% हो सकता है। सी, बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि इट इज इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो क्षणिक होता है, तो जो वो ड्यूरिंग दैट इम्पल्स यदि किसी को कोई मदद मिल जाती है, कोई भावनात्मक सपोर्ट मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो टाइम संभल जाता है। और एक बार वो टाइम संभल जाता है, फिर आदमी सोचने लगता है, तो उसको खुद को भी लगता है कि यार मैं कैसी गलत चीज सोच रहा था, मुझे नहीं करना था ऐसा। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार इम्पल्स निकल जाती है तो आदमी खुद सोचने लगता है और फिर उसको खुद को भी पछतावा होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिव सुसाइड करने वाले आदमी को हम बचा लेते हैं, और या फिर वो बच जाता है, तो बच जाने के बाद उसको वो अफसोस रह जाता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो एक बार इम्पल्स खत्म हो जाती है तो देन ही रिग्रेट्स। सो सेम वे, जब इम्पल्स है तब कोई सपोर्ट मिल जाता है, कोई इमोशनल भावनात्मक सपोर्ट आपको मिल जाता है, आपका कोई फ्रेंड है ऐसा कि जिनको आप कभी भी उठा के फोन करके बात कर सकते हो, या किसी के भी साथ उस समय जुड़ सकते हो, और वो आपका समय निकल जाता है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स एंड इट प्रिवेंट्स द सुसाइड। सो 2 AM फ्रेंड का मैं समझता हूँ कि जरूर बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। सर, आप जैसे जनरली लोग बाग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो बोलते हैं कि मैं कितने बार अपना ऑफिस का दरवाज़ा बंद करता हूँ और फिर नीचे जाता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ, बंद करके गया था, मुझे मालूम है बंद करके गया था, लेकिन फिर ऊपर आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर तीसरी बार भी आ जाता हूँ। तो ये जो ऑब्सेशन होता है चीज़ों में, या फिर अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर एंग्जाइटीज़ होते हैं, या फिर डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं, तो कौन से लेवल के बाद आप एडवाइस करोगे कि आपके पास आए और मेडिकेशन शुरू करें? उनका अपने आप नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, वो अपने आप चाहें तो वो नहीं होगा, उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। कौन से लेवल पे लोगों को आप बताना चाहोगे? सी, मैं वो लेवल की बात करता हूँ, पर पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ ऑब्सेशन के बारे में। जी। ये जो ऑब्सेशन है ना, विच इज वेरी पेनफुल, ये एक बहुत बड़ा सफरिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो लोगों को ऑब्सेशन है वो लोग पूरा जानते हैं कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्यूटाइल है, बिल्कुल यूजलेस है,
पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मान लो कि कोई आदमी बारी बारी से हाथ धो रहा है, दिन में 50 बार हाथ धोया या 100 बार हाथ धोया, तो ऐसा नहीं है कि उसको खुद को पता नहीं है। लोग उनको समझाते रहते हैं कि यार गंदा नहीं है, ये धुल गया, अभी साफ हो गया, अभी मत धो। वो सब चीजें समझ रहा है। इसका सफरिंग यही है कि ही नोज एवरीथिंग एंड स्टिल ही डजंट नो हाउ टू कंट्रोल हिमसेल्फ। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो उसकी बीमारी वहीं पे है कि वो जानने के बाद, इंटेलेक्चुअली सब समझने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका सफरिंग कितना होता है। सी व्हेन यू अंडरस्टैंड पेनफुल है, एवरीथिंग, यस। यस इट इज मोस्ट पेनफुल। मैं समझता हूँ कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो आदमी पीड़ित है वो बहुत ही पेन उठा रहा है। उसके प्रति हमको बिल्कुल खूब बड़ी हमदर्दी रखनी चाहिए, क्योंकि रेशनलाइज नहीं, चीजों को रेशनलाइज नहीं कर पाता है, या साइंटिफिकली नहीं सोच पाता है, यस। तो उनको उनको जो सलाहें हम देते हैं वो बिल्कुल अलग तरह की साइंटिफिक एडवाइजेज है। उसको कॉमन एडवाइजेज नहीं चाहिए कि जो ये नहीं करो, ये मत करो, ये करने से कुछ नहीं होता है। पर ज्यादातर ऐसा होता है कि उसको लोग सलाहें देते रहते हैं और उसका दिमाग यही सोचता रहता है कि ये जो सब चीजें आप बता रहे हो वो सब मुझे पता है, आप मुझे मत बताओ। वो मैं समझता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए जो थेरापीज लगती है, सीबीटी करके जो थेरापी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, तो उसमें कुछ अलग टेक्निक्स चलती है कि जिससे वो कंट्रोल कर पाए। अभी मैं आपको बताऊं कि कब उन लोगों को साइकियाट्रिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी मेंटल इलनेस में, नॉट ओनली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, कोई भी बीमारी हो, नंबर 1, जब वो आपके रूटीन में प्रॉब्लम करने लगे तो आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत है। यानी मुझे ये मेरी मानसिक कंडीशन की वजह से यदि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं अपना रूटीन बराबर नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है अपने आप को ठीक करने के लिए। दूसरी बात, जब किसी भी बीमारी, कोई भी मेंटल कंडीशन की वजह से मैं खुद हैरान होता हूँ या मेरी वजह से मेरे परिवार वाले हैरान होते हैं या सोसाइटी बाय एंड लार्ज हैरान होती है, तब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। दैट इज अ सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग कि जब बीमारी इसी तरह वही जगह पे पहुंच जाए कि जब मैं अपने खुद के लिए थ्रेट हूं या किसी और के लिए थ्रेट हूं, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जब हमारा रूटीन बिगड़ता है, जब हम खुद के लिए या दूसरों के लिए जोखिम बन जाते हैं, तो हमको तुरंत साइकियाट्रिक हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि विमेन नाउ, यू नो, adolescent girls are also developing problems like PCOD, PCOS और fibroids का issues. Women are having these problems majorly. And when you find out, I mean, is there anything like stress या anxiety का कोई लेना देना है इन बीमारियों का? जो root cause है, क्या stress की वजह से होती हैं ये बीमारियां? 100% स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल इलनेसेस होती है, और कई मेंटल इलनेसेस स्ट्रेस की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रिलैप्स कर जाती है। तो स्ट्रेस का एक रोल तो 100% रहता है। लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि वो, उनका नेचर ज्यादा इमोशनल होता है, ज्यादा भावनात्मक होता है, तो उसकी वजह से उनको इमोशनल इलनेसेस ज्यादा रहती है। इमोशनल स्ट्रेस का असर उन लोगों के ऊपर ज्यादा रहता है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब बीमारियां एज कंपेयर टू मेल थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहती है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग कि फीमेल टेक्स हेल्प वेरी ईगरली। वो जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है, मेल को डिप्रेशन है, फीमेल को डिप्रेशन है, तो फीमेल बहुत जल्दी से साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचेगी, मेल बहुत जल्दी से साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंचेगा। तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि फीमेल में साइकियाट्रिक इलनेसेस ज्यादा है। पर मैं ये समझता हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि फीमेल में साइकियाट्रिक इलनेसेस ज्यादा है, पर चीज ये है कि फीमेल ईगरली हेल्प लेने जाती है, इसकी वजह से वो तुरंत हेल्प लेती है और जल्दी हेल्प लेती है। तो हमको ऐसा लगता है कि फीमेल में ये इलनेसेस ज्यादा है।
इसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये विमेन में, फीमेल्स में ये शुरू जल्दी होता है और खत्म भी जल्दी होता है। मेंटल इलनेसेस एल्डरली एज, वी कैन से मिड लाइफ क्राइसिस में जब आते हैं तो मेन आर मोर टेंड टू गो टुवर्ड्स द मेंटल इलनेसेस एंड विमेन तब ओवरकम करने लगती हैं। तो द रीजन इज दैट डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं कि बिकॉज दे एक्सप्रेस, इसलिए उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्या ये कारण है? सी बेसिकली आप देखो ना तो फीमेल इज अ स्ट्रॉन्गर जेंडर। वो चीज हमको समझना पड़ेगा कि फिजिकली मेल्स माइट बी स्ट्रॉन्गर बट इमोशनली एंड मेंटली फीमेल्स आर मच स्ट्रॉन्गर। जब तक उसको भावनात्मक इश्यूज नहीं हो, इमोशनल इश्यूज नहीं हो, तब तक वो बहुत स्ट्रांग रहती है। तो एक चीज वो है। सेकेंड थिंग, मैंने जैसे आगे बताया उसमें एक चीज बताना मैं भूल गया कि फीमेल अपनी लाइफ के दरमियान काफी कुछ हार्मोनल अप डाउन फेस करती है। जैसे मंथली साइकिल चलता है तो उसमें हार्मोनल अप डाउन रहता है। फिर पहली बार जब मेंसेस में आती है, जिसको हम मेनार्की कहते हैं, तब वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को फेस करती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में वो अपने हार्मोन को का अप डाउन फेस करती है। एंड फाइनली जब मेनोपॉज आता है तभी भी हार्मोनल अप डाउन होता है। तो ये हार्मोनल अप डाउन्स की वजह से भी काफी कुछ मेंटल डिस्टर्बेंसेस फीमेल्स में होते रहते हैं। तो वो मैं आगे बताना भूल गया था। अभी जब हम बात करते हैं कि फीमेल को जल्दी क्यों जल्दी इसमें से छुटकारा क्यों मिलता है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में हेल्प लेती है। जब मेल आता है तब तक उसकी जो बीमारी होती है कई बार क्रोनिक हो चुकी होती है। तो मेल अपने आप को व्यसन से और उससे ट्रीट करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज के फीमेल को नींद नहीं आ रही है तो फीमेल आके तुरंत एडवाइस लेगी कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। मेल को शायद नींद नहीं आ रही है तो शायद ये हो सकता है कि मेल रात को 1 पैग अल्कोहल लेके नींद लाने की प्रयत्न करेगा, 2 पैग लेके प्रयत्न करेगा और फिर भी नींद नहीं आएगी। जब 2-3 साल 4 साल निकल जाएंगे, अल्कोहल का भी एडिक्शन हो जाएगा, फिर तब जाके वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा कि भाई मुझे नींद की समस्या है। सो बाय दैट टाइम दे रीच टू अस, देयर इलनेसेस हैज बिकम क्रोनिक। और जब ये सब बीमारियां क्रोनिक हो जाती है तब उसको ठीक करने में काफी वक्त लग जाता है, काफी एफर्ट्स लग जाते हैं। सो फीमेल यूजुअली टेक्स अर्ली हेल्प, दे कम अर्ली एंड यू नो दे टेक इट वेरी सीरियसली, दे टॉक इट आउट। वो अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती है, अपना सब कुछ बताती रहती है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो खाली हो जाती है, और जब वो खाली हो जाती है तो नेचुरली शी इम्प्रूव्स मच फास्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी का समय है, एवरीथिंग विच वी डू इज ऑन स्क्रीन। तो जो यंग जनरेशन है और हमारा भी सबका काम स्क्रीन पे ही हो रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और बच्चों को देखते हैं हम कि वो स्क्रीन पे पूरा दिन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, फिर कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे। उनके गेम्स के साथ तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं ही करना चाहते हैं। तो ऐसे में सर क्या मतलब क्या कारण हो सकते हैं कि जो स्ट्रेस इतना इंक्रीज हो रहा है, बच्चे जो बोलते हैं कि हमें स्क्रीन स्ट्रेस है, तो क्या है ये स्क्रीन स्ट्रेस के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। See, dealing with the human in a one-to-one and dealing with the technology is entirely different kind of experience. यदि मैं आपको अभी मैं स्क्रीन के माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आपकी सोच सुन रहा हूँ, सब बराबर है, आपके इमोशंस देख रहा हूँ, पर फिर भी इट कैनॉट रिप्लेस माय पर्सनल टच विथ यू। हम एक दूसरे के सामने बैठ के जो बात करते हैं और उसकी जो वाइब्रेशन एक्सचेंज है, वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट, यू नो, कि आपके सामने एक दूसरा ह्यूमन बीइंग खड़ा है, उसकी ऑरा भी आपके ऊपर लग रही है, आपकी ऑरा उसके ऊपर लग रही है, आप एक दूसरे के इमोशंस को बहुत नजदीक से देख रहे हो, और एक तरह का हम कह सकते हैं कि कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन हमको एनर्जी देता है, वो कनेक्शन हमको एक तरह की ह्यूमनली फीलिंग देता है। वो सब चीजें ये स्क्रीन में नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जब स्क्रीन से हम बात करते हैं तो एक तरह का मनोभार उत्पन्न होता है, एक तरह का स्ट्रेस उत्पन्न होता है, एक तरह की बोर्डम उत्पन्न होती है। तो हम स्क्रीन के माध्यम से बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे दिमाग को भी स्ट्रेन पड़ता है,
हमारी आंखों को भी स्ट्रेन पड़ता है, और एट द सेम टाइम हमारी जो भावनात्मक कनेक्शन है उसको एक तरह का, हम कह सकते हैं कि एक तरह का पोषण नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हमारे लिए ये अक्रॉस द स्क्रीन जुड़ना वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है या बहुत टायरिंग बन जाता है। सर, इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल टॉक्स, डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। एक जो श्रद्धा जी ने बात की, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जो ये जो अभी पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, जो समाज इतनी समस्याओं से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों को कोरोना हुआ है, कुछ लोगों को होने के डर हैं बहुत सारे, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे जिनके घर में हो गया है उनके दूसरे लोग पीटीएसडी से गुजर रहे हैं, और जिनको नहीं हुआ है, पड़ोस में हुआ है तो भी, या उनके शहर में हुआ है तब भी उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए आप आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज ये सबको बहुत सख्त ज़रूरत है इसके उपाय की, इससे बचने के उपाय की, इससे क्योर की, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अभी के समाज में दो तरह के लोग हैं। एक लोग जो है कि वो कोविड से बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फियर उनको लगा हुआ है, और वो अपने आप को मैं ये समझता हूँ कि इतना ओवर केयर कर रहे हैं, इतना इतना संभल के चल रहे हैं कि दैट इटसेल्फ हैज बिकम वेरी स्ट्रेसफुल फॉर देम। और दूसरा एक वर्ग है जो एक डिनायल मोड में है, जो अपने आप को ये बताता है कि हम किसी से डरते नहीं है, हमको किसी से डरना नहीं चाहिए, ये आता रहता है जाता रहता है, उस तरह का एक डिनायल मोड में है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों मोड खतरनाक है। आपको ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कोविड को समझो, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो, तो मैं समझता हूँ कि इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। सिर्फ 3 चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हो, कोविड से बचा सकते हो। एक, मास्क पहनो, और वो 100% पहनो, एंड मेक श्योर कि आप तो पहने हुए हो, सामने वाला भी पहना हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग मास्क तो पहनते हैं, पर जब बात करने का आता है तब मास्क निकाल के बात करने लगते हैं। एक्चुअली बात करने के वक्त ही मास्क पहनना है। आप यदि चुप रहते हो तो मास्क नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब बात करते हो, मुंह खोलते हो, और जब मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, तब जाके ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो पहले ये चीज को एंश्योर करो कि ना तो आप मास्क उतारो, ना सामने वालों को उतारने दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जो हमको 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखनी है, वो डिस्टेंस हमेशा बना के रखो। और तीसरी चीज, कि जब भी कोई अननोन चीजों को छूते हो, या कोई ऐसी सरफेस को छूते हो कि जहाँ पे काफी कुछ लोगों ने छुआ होगा, या कोई वायरसेस होने की संभावनाएं रहती है, तो वो समझ के तुरंत उसको वॉश कर दो। मैं ये समझता हूँ कि ये 3 चीजों को एटलीस्ट जुडिशियसली यदि आप फॉलो करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी रोग से उसका पूरा नॉलेज, हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज पूरा होना चाहिए। जब पूरा साइंटिफिक नॉलेज होता है तो मैं समझता हूँ कि उसका डर भी वास्तविक रूप में आ जाता है, और हमको जो डर लगना चाहिए उतना ही लगता है, ना तो ज्यादा लगता है ना कम लगता है। श्रद्धा जी, आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि अभी हम कुछ हाँ क्वेश्चन ऑडियंस डॉक्टर के भी साहब, लेना चाहेंगे। जी जी, बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि हमें आप एक, अब आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए परम सौभाग्य की बात है, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं? जस्ट द बेसिक थिंग, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं? आपने श्रद्धा जी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लिया। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हम 1-2 घंटा बात कर सकते हैं मेंटल हेल्थ बढ़ाने के लिए, क्योंकि काफी कुछ उसमें मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट लगता है। पर मैं यदि शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताई, कि कमिटमेंट, you have to make a commitment to yourself कि you want to go to a mental हेल्थ के लेवल में हम जाना चाहते हैं, कि जो आज मेरी मेंटल हेल्थ है उससे मैं ऊपर जाना चाहता हूं, तो एक कमिटमेंट बनाना पड़ेगा, नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डोंट ऐड नेगेटिविटी टू योर माइंड। तो हमारा दिमाग क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब चीजों के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव, अपने आप को नेगेटिव चीजें फीड करते रहते हैं और पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं।
तो वो नहीं होता है। ये दिमाग जो है उसमें उसको उसको कह सकते हैं कि वो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, दैट इज गीगो वर्सेस बीबो। दिस गीगो मीन्स गुड थॉट्स इन, गुड थॉट्स आउट। बीबो मीन्स बैड थॉट्स इन, बैड थॉट्स आउट। तो दिमाग में जो रखोगे वही बाहर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दिमाग कोई ऐसा मशीन नहीं है कि उसमें बाहर से आप नेगेटिविटी डालो और पॉजिटिविटी होके बाहर आएगा। सो you should always feel, you should always keep this thing in your mind कि it operates on a ego versus bibo। तो अच्छी चीजें दिमाग में डालो, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो सुनो अच्छा सुनो, जो देखो अच्छा देखो। जो चीजें हमको चिंता कराती है, जो चीजें हमारे स्वभाव में टेंशन लाती है, जो चीजें हमको नेगेटिविटी देती है, जो चीजें हमको होपलेसनेस देती है, तो वो सब चीजों को सुनो मत, पढ़ो मत, देखो मत, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। यदि उसको अवॉइड करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है। दैट इज वन थिंग। सो आप क्या कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि आप क्या खा रहे हो वो देखो तो आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है। तो दिमाग के बारे में मैं ये समझता हूँ कि आपका दिमाग क्या खा रहा है, आपका दिमाग क्या ग्रहण कर रहा है, उसको हमेशा उसके प्रति जागरूक रहो, क्योंकि जो भी अंदर डालोगे वही चीजें बाहर आने वाली है। So that is one thing. So if you want to have a mental strength and mental health, please keep watch on what you eat, what you read, what you see, what you speak, everything। आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई जो भी क्रिया है उसके ऊपर आप अपनी नजर बनाए रखो। That is number one. Second thing, do a physical exercise, because all kind of physical exercise would boost your brain chemicals। और पूरा आपका मेंटल हेल्थ जो है वो ब्रेन केमिकल्स का खेल है। तो ब्रेन केमिकल्स को हेल्दी रखने के लिए डू अ फिजिकल एक्सरसाइज। बाय फिजिकल एक्सरसाइज आई मीन वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योग, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, एनी पिक अप एनी फिजिकल एक्सरसाइज और कीप इट इन द रोटेशन प्रोबेबली। तो दिन में 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, meditation। Meditation is one of the very powerful practice which can give you a mental strength and which can keep your mental health intact। तो मेडिटेशन करो, माइंडफुल मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ये सब चीज की वजह से भी दिमाग काफी बैलेंस में रहता है, मेंटल हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहती है। सो दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट थिंग। बाद में तो काफी सारी चीजें आती है कि संतोष है, लोगों के साथ जुड़े रहो, लोगों को मिलते रहो, इन ट्राई टू लिव इन एक्चुअल वर्ल्ड रादर देन अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो छोटे छोटे वैकेशन लेते रहो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते रहो, अपने शौक को परस्यू करते रहो, यू परस्यू योर हॉबीज। सो ये काफी सब छोटी छोटी चीजें तो है, लेकिन मैंने बताई वो 3 चीजें मेन है। वो आप यदि रेगुलर बेसिस पे करते हो, कमिटमेंट के साथ करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सर आपने बहुत ही सिंपल सवाल का बहुत ही सिंपल जवाब दिया। बहुत ही लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम कोशिश करेंगे 1-2 लेने की, लेकिन हम कुछ बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, इतना सारा, और सब में प्यार है। ज़्यादातर आपने प्यार की बातें की हैं, रोमांस की बातें की हैं, प्यार देने की, प्यार लेने की। तो ये क्या कहीं आपके प्रोफेशन से भी कुछ कनेक्टेड है? ऑन ए लाइटर नोट, आपके पास ये कहानियाँ बहुत आती होंगी, तो वो भी आपको प्रेरित करती हैं ऐसी बुक किताबें लिखने का, ऐसे इंटरव्यूज देने का कि प्यार फैलाओ चारों तरफ? सी बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं श्रद्धा जी से भी ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन द रिलेशनशिप, और जो हमारे इमोशनल बॉन्ड अभी है वो दे आर बिकमिंग क्वाइट सुपरफिशियल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। पहले एक रिलेशनशिप बनाने में रिलेशनशिप को कमाना पड़ता था, हमको मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके एक रिलेशनशिप बनता था, एक रिलेशनशिप होता था। अभी बिना मेहनत रिलेशनशिप खड़ी हो जाती है। किसी को व्हाट्सएप के ऊपर हाय बोल दिया, किसी को कुछ लिख दिया, और 2-4 चैट की थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई तो बन गए फ्रेंड, और बातें चलने लगी। तो इतना इजी कनेक्शन हो गया है कि हम कनेक्शन की वैल्यू करना भूल गए हैं। सो वी डोंट वैल्यू द कनेक्शन। सो कोई कनेक्शन टूटता है तो भी इतना दुख नहीं होता है,
कहीं पे भी जुड़ता है तो उतना उतना भाव नहीं आता है, तो सब मैकेनिकली हो रहा है, कहीं पे जुड़ रहे हैं, कहीं से छूट रहे हैं, तू नहीं और सही और नहीं और सही वाली चीजें चलती रहती है। तो डेफिनेटली एक एक हमारा भावनात्मक बॉन्ड जो है, इमोशनल बॉन्ड है, वो कम होता जा रहा है। और उसके हिसाब से मैं इमोशनल चीजों पे ज्यादा लिख रहा हूँ। मैं मैन वुमन रिलेशनशिप पे लिख रहा हूँ, मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे लिख रहा हूँ, पेरेंट टीन रिलेशनशिप पे लिख रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मैं रिलेशनशिप विद सेल्फ के ऊपर भी अभी लिख रहा हूँ कि हम अपने आप से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द वे वी कनेक्ट टू अवर सेल्फ इज द वे वी कनेक्ट टू अदर पीपल। सो मैं ये सब चीजों में ज्यादा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। हमको जो बाहर दिखता है वो अलग दिखता है, लेकिन जब हम रूट्स में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बातें यहीं आके खड़ी रह जाती है। तो रूट में से यदि किसी को अपने खुद में बदलाव लाना है तो खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, खुद के साथ रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, दूसरों के साथ हम कैसे जुड़े उसके साथ हमको सोचना पड़ेगा, हम प्राणियों, पशु पंखी सबके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, हम हमारा एनवायरनमेंट से कैसे जुड़े हुए, ये सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द बेसिक थिंग्स एंड दे मेक्स यू। आपको बनाने में ये सब चीजें लगती है, और फिर जब आप बन जाते हैं तब आप कैसे बने हैं उसके ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेंथ का आधार रहता है। आप सर कौन सी बुक एडवाइस करोगे लोगों को रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, जो पेरेंट्स टीन या हस्बैंड वाइफ या किसी भी तरह की रिलेशनशिप है, आपकी जो बुक्स हैं कौन सी बुक्स को रिकमेंड करोगे लोगों को पढ़ने के लिए कि हम स्ट्रांग रिलेशनशिप में रहें? सी आप जब किसी माँ को पूछते हैं कि आपका कौन सा बच्चा बेस्ट है तो माँ नहीं बता पाएगी। इसी तरह से मैं अपनी कौन सी बुक बेस्ट है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बुक सीरीज में चली है। मैंने वो सीरीज का नाम दिया है रिलेशनशिप बिल्डर सीरीज। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप, start with any of the book, and if you like it then you will automatically go to buy the another book, क्योंकि ये सब विचारों से जुड़ने की बात है। यदि आप मेरे विचार से जुड़ पाते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों में कुछ सेंस है, तो आप 100% दूसरी बुक में जाओगे। एक बात मैं हमेशा लोगों को बताता रहता हूँ कि मैं जब भी लिखता हूँ, मैं जब भी कोई काम करता हूँ, तब मैं सामने वाला का टाइम के बारे में सोच के काम करता हूँ कि यदि कोई आदमी मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है और 10 मिनट वो आर्टिकल के पीछे लगा रहा है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो 10 मिनट का कुछ वर्थ मैं उसको दे पाऊँ, आर्टिकल में कुछ ऐसा निकले कि जिससे उसको फायदा हो, जिससे उसकी लाइफ में कोई बदलाव आने की संभावनाएं खड़ी हो। तो मैं हमेशा ऐसी चीजें लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसी बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें उसको उसका टाइम का वर्थ मिले। तो जो भी कोई लोग होंगे ये बुक को पढ़ेगा, उसको उसका वर्थ जरूर मिलेगा। और सब बुक मैंने ऐसे लिखी है, कोई भी पन्ना खोल के आप पढ़ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि पहला पन्ना नहीं देखा तो 5वें पन्ने पे क्या है वो पता नहीं चलेगा। कोई भी चैप्टर उठा के देखो, सब अलग अलग बातें हैं, सब जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। यदि आप कनेक्ट कर पाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, यदि कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो भी आपका जो भी समय उसके ऊपर बीता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन सर, आपको सबसे ज्यादा किसमें खुशी मिलती है, क्या करने में खुशी मिलती है? प्रोफेशन की बात करें तो लिखने में या फिर काउंसलिंग करने में, और जनरली आपके जो हॉबीज हैं, क्योंकि लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता रहती है आप जैसे लोगों से कि इनको क्या खुश रखता है। सबसे ज्यादा खुश मुझे मेरा खुद के साथ कनेक्शन से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं मेडिटेट करता हूँ। मैं आई एम अ रेगुलर मेडिटेटर, मैं किसी भी दिन मेडिटेशन नहीं छोड़ता हूँ। तो वो जब मैं अपने आप के साथ रहता हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी सब चीजों में लगती है। तो देन यू कैन रीच टू द पीपल। ऑफ कोर्स जो प्रोफेशन जो मैंने चूज किया है वो तो प्रोफेशन तो मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज अ चोजन प्रोफेशन। तो मुझे तो बहुत नए नए लोग मिलते हैं, उसकी नई नई बातें मिलती है, एंड देन आई कैन मेक अ डिफरेंस टू देयर लाइफ। और वो जब लोग आके मुझे बताते हैं कि यू हैव मेड अ डिफरेंस टू आवर लाइफ, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक इंटेलेक्चुअल वर्थ मिलती है कि किसी के जीवन में हम बदलाव लाने में हम उसके साथ जुड़ सके। पर ज्यादा खुशी मुझे जब मैं लिखने बैठता हूँ तब
इसलिए मिलती है क्योंकि लिखने के माध्यम से मैं काफी लोगों से जुड़ सकता हूँ। जो काउंसलिंग है, जो मेरा वर्क है, वहां पे मैं एक आदमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं उसके एक्सपीरियंस से कुछ लेके मैं कुछ लिखता हूँ और वो आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो मैं काफी कुछ लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है और उसी की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मेरी कॉलम 1988 में फर्स्ट टाइम आई थी और 88 से आज तक, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लो 32 साल हो गए। 32 साल से आई एम राइटिंग कंटिन्यूअसली। मैंने एक भी वो छोड़ा नहीं है, तब से मेरी कॉलम चल रही है एंड दैट कीप्स मी गोइंग कि लोगों को मजा आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि मैंने एक मैसेज किया और आपने बोला कि नहीं, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक पॉजिटिव नोट और आपसे लास्ट में लेना चाहेंगे। श्रद्धा जी, देख लीजिए अगर एक दो क्वेश्चन हम ले सकें ऑडियंस के कमेंट्स में जो आए हैं, अदरवाइज जी, फिर हमें क्योंकि वक्त का भी देखना डॉक्टर है। साहब की सर, अनुमति चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप ये बता, बस एक पॉजिटिव सर, बात ये पूछनी थी आपसे कि जो सीवियरेस्ट, इवन जो मोस्ट सीवियर डिप्रेशन या किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, आप क्या उनको सलाह दे सकते हो या बता सकते हैं साइंटिफिकली कि वो परमानेंट क्योर हो सकते हैं अपने जीवन में, उससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं? ऐसी उम्मीदें हैं? उम्मीदें हमेशा रहती है, पर कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि जितनी पुरानी बीमारी होती है उतनी उसमें से बाहर आने में वक्त लगता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वो फैमिली में चलती है, हेरिडिटरी में चलती है, तो उसको बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, जो लोग सिर्फ मेडिसिन के ऊपर आधारित रह के चल रहे हैं उन लोगों को बाहर आने में दिक्कत होती है, लेकिन जो लोग अपनी खुद की शक्तियां पीछे लगाते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोग बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। सी, ह्यूमन बॉडी हैज हीलिंग कैपेसिटी ऑन इट्स ओन। आप ये समझो, मैंने मुझे जो लोग सुनते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, उन लोगों को ये बात पता है कि मैं हमेशा ये चीज बता रहा हूं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। हम काफी कुछ समय से ये पृथ्वी पर है और ये जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिसिन है, ये सब तो कुछ बरसों की बात है। ये आप समझ लो, ये लास्ट 400-500 ईयर्स की बात है। लेकिन हमारी जो ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन रेस जो पृथ्वी पर है वो 6 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है। तो जब लाखों सालों से हम ये पृथ्वी पर है और ये मेडिसिन जब 2-5 100 ईयर्स से हमारे साथ है और फिर भी हम बने रहे हैं, फिर भी हम टिके रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में, हमारे खुद में इतनी कोई ताकत होगी कि वो हमको ये सब के साथ भी हम टिके रहने की क्षमता है। तो जब आप मेंटली इल हो या फिजिकली इल हो, जब तक आप अपनी खुद का इनर रिसोर्सेज काम पे नहीं लगाओगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ काम पे नहीं लगाओगे, आप कंप्लीटली अपने आप को क्योर कभी भी नहीं कर पाओगे। तो मैं समझता हूं कि दवाइयां जरूरी है, पर इट्स लाइक अ वॉकिंग स्टिक। एक तरह की वॉकिंग स्टिक है। चलना तो खुद के पैरों से ही पड़ता है, वॉकिंग स्टिक चलती नहीं है, वो एक सपोर्ट देती है, वो एक आधार देती है। तो मैं समझता हूँ कि दवाई की जब जरूरत है, जितनी जरूरत है, डॉक्टर बताएगा उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर से ये जानने की भी हमेशा कोशिश करो कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, अपनी खुद की एनर्जी, आपका खुद का इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे अपने अपने बेटरमेंट में लगा सकते हो। मैं समझता हूँ कि हर बॉडी के पास, हर माइंड के पास एक हीलिंग पावर होता है। जस्ट जरूर ये होती है कि हमको उसको मोबिलाइज करना पड़ता है, हमको चैनलाइज करना पड़ता है। और ये गूगल के इस जमाने में मैं आपको बता दूं कि सबको सब पता है। सी, एवरीबडी इज अ स्कॉलर, सबको सब पता है। द ओनली मिसिंग लिंक इज इम्प्लीमेंटेशन। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम जानते सब है, हमको ये पता है कि अच्छे अच्छे कैसे हो सकते हैं, अच्छे होने के लिए क्या करना है, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मैं सब दर्शक मित्रों को बोलना चाहता हूं कि यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज एंटायरली। उसमें यदि आप बीमार है, नहीं बीमार है, कुछ भी हो, आप अपने आप को मूल रूप में से बदल सकते हो। ओनली थिंग इज
इम्प्लीमेंटेशन, जो भी चीजों को आपको पता है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, इसको मोबिलाइज करो, इसको इम्प्लीमेंट करो अपने बेटरमेंट में, 100% चीजें बदल जाएगी, 100% चीजें बदल जाएगी। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आज के आपके जो पूरा डिस्कशन है, आपने जो लास्ट में बात बताई, वो सार है हमारे जीवन का, हमारे मनुष्य होने का, कि ये मनुष्य जीवन पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है। मेडिकल साइंस अभी आई तो तुम अभी क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि चिंता ही है जो मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। और अपने रिसोर्सेज को खुद यूज करना, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो खुद के हैं, जीने की शक्ति, ठीक होने की शक्ति, हीलिंग पावर, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो करेगा, आई थिंक आपने जो ये बात बताई, ये हमारे सेशन का सार है। और लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने खुश हुए हैं। वी आर एक सो मजे लकी की बात आपको टू बताऊं, हैव यू इन आवर शो, कि इतनी सारी। थैंक यू। जी, एक मजे की बात आपको बताऊं कि आपने बताया ना कि क्यों चिंता कर रहे हैं। सी जेन्युइनली आप शांति से सोचोगे ना, तो हम खुद चिंता नहीं कर रहे, हम लोग हमको चिंता करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? आप समझो करवाई जा कौन रही है। करवा रहा है। हाँ, हमको मीडिया चिंता करवा रहा है, हमको ये सोशल मीडिया चिंता करवा रहा है। मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं। पहले जो मुझे जेलसी होती थी, तो मेरे पड़ोसी की जेलसी होगी, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उतना ही पता चलता था, उससे ज्यादा मुझे पता नहीं चल रहा था। अभी मुझे यहाँ जी, से हजारों किलोमीटर दूर कोई मेरा फ्रेंड न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है या न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है और वो कुछ कर रहा है, तो वो देख के भी मुझे जेलसी होती है, क्योंकि नाउ आई हैव बिकम अवेयर अबाउट देयर लाइफ आल्सो। तो मैं समझता हूँ कि ये सो जो मोर। सोशल मीडिया का जो है, जो हमारे हमारे जो मीडियाज है, हमारे हमारे जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज है, ये सब लोग हमको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि वी आर इनएडिक्वेट, हम लाइफ में पूरे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ऐसे वैसे, हमको ये सब चीजों का सामना करना है, कल जाके बहुत कुछ डेंजरस हो जाएगा। ये सब चीजें इतनी नेगेटिविटी डालती रहती है कि हमको यदि चिंता नहीं करनी है, फिर भी हम चिंता करते रहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला ना इंफॉर्मेशन कि ओवरलोड है। यस, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये सब के प्रति माइंडफुल रहना है। और जो चीज हमारे काम में नहीं है, जो चीज हमारे हमारे दिमाग को बिगाड़ती है, या जो चीज हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ती है, वो सब चीजों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है। आपको मैं बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, मैंने लास्ट न्यूज शायद टीवी पे लगभग 2 साल पहले देखा होगा। मैंने 2 साल से न्यूज ही नहीं देखे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब न्यूज मिलना होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और न्यूज मिल जाता है। ऐसा कोई चीज का न्यूज की मुझे जरूरत नहीं है कि जो मुझे नहीं मिलेगा, कहीं से ना कहीं से तो मिल ही जाता है। पर हम हमेशा पर्दे के ऊपर देखते रहते हैं, उसकी चीजें सुनते रहते हैं। विजुअली वी आर गेटिंग स्टिमुलेटेड, ऑडिटरीली वी आर स्टिमुलेटेड, और ये सब जब नकारात्मकता पढ़ के हम रात को सो जाते हैं, तो वो दिमाग में चलता रहता है, एंड दैट मेक्स यू मोर एंशियस, दैट मेक्स यू मोर वरीड, और आप ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजें मत करो, वो दिमाग में मत डालो। कोविड ने हमको बहुत अच्छा सिखाया है कि हमारी रिक्वायरमेंट बेर मिनिमम है। यदि वो रिक्वायरमेंट्स हम चला लेते तो हमारा जीवन तो ऐसे भी चलता है। जो बाकी की ज्यादा चीजें करती है वो एडवर्टाइजर्स और वो सब हमको करवाते रहते हैं और हम उसके प्रति चलते रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना खुद सोचो, दूसरों को अपने बारे में मत सोचने दो, दूसरों की सोच के हिसाब से अपना दिमाग मत चलाने दो। अपने दिमाग की चाबी अपने पास रखो, जब खोलना है तभी खोलो, जब बंद करना है उसको बंद करके रख दो। Absolutely. Yeah, Dr. Saab, we are so grateful to you, and it was pleasure talking to you for 1.5 It was a pleasure. hours almost. We have lot of questions. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इवन हमारे भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आपने बताया कि भाई मत देखो, क्यों देखते हो, लेकिन उनको समझाएं कैसे। लोग बात देखते ही रहते हैं टेलीविजन और बाद में उससे निराश भी होते हैं। लेकिन अब इन सब सवालों का जवाब ले पाना मुश्किल है, और हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना है, आपके समय का भी ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच सर। इट वॉज वंस अगेन आई वुड लाइक टू हैव थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर हंसल। इट्स टोटली अ प्लेजर
इतना कुछ जानने मिला है मुझे आपके साथ यहाँ पर सामने होकर के, और कितनी सारी टेक्निकल न्यूएंसेस जिससे हम टोटली अनभिज्ञ होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, और हमें हमारे दर्शकों को सबको जानने मिला है. थैंक यू उमाशंकर सर फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल and so that we could talk so creatively. Thank you so much. नमस्कार। इनफैक्ट डॉक्टर साहब के बारे में ये बताना, हमें हमें ये पहले ऐसे स्पीकर हैं जिनको हमें बहुत केवल एक बार मैसेज किया, उन्होंने बोला ना वी शुड गो फॉर इट बिकॉज इसकी आज सख्त ज़रूरत है. सर मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में जो आपने बातें बताई हैं कि हमें ये करो, ओसीडी से कैसे बाहर निकलना है, उनके साथ कैसे एम्पैथी रखना है, कैसे सिंपैथी रखना है, और हमें कैसे निगेटिविटी में नहीं जाना है, ये हमारे दर्शकों को, हम सबको बहुत बड़ा संदेश दे के गई. और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जो आपने हमें समय दिया 1 घंटे 20 मिनट का अभी तक का, उसके सही में बहुत सारे दूरगामी पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी. और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और हम आपका करते हैं. थैंक यू वेरी मच. बस सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े 1 कलाक 20 मिनट, उनको ये समय का वर्थ मिले, बस इतना हम चाहते हैं. जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच.